अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में आपकी सियासी हालत, आपकी अदलिया की सूरत हाल और आपके जो डिफेंस के मामलात हैं, तमाम ही साइड्स शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। कल जब ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे, तो उसके बाद से जी पाकिस्तान हाई अलर्ट है। पाकिस्तान का क्या कंसर्न है जी, पाकिस्तान का क्या लेना देना है, दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, लड़ने दो। लेकिन ये चीज़ इतनी ईजी नहीं है। पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा और हो सकता है अगर वो प्रिकॉशंस नहीं लेगा, उस सारी चीज़ पर बात करेंगे। किस तरीके से नवाज शरीफ की तरफ से पहली दफ़ा इमरान खान को डायरेक्टली एड्रेस किया गया है बहुत अरसे के बाद, और 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है। इस सारी चीज़ पर बात करने से पहले अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले कल के मामलात का एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। कल जो है ईरान की तरफ से एशियन रीजन से जो है मिडल ईस्ट में इसराइल को, मशरिक वस्ता में एक मुल्क को जो है वो टारगेट किया जाता है और अटैक किया जाता है। सिविलियन टारगेट्स नहीं थे जी, उनके जो एयर बेसिस हैं और जो मोसाद का हेडक्वार्टर्स है जो कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको टारगेट किया गया था। अब इस सारी चीज़ के बाद अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से बहुत सख्त बयान आते हैं, बहुत सख्त रिएक्शन आता है कि ईरान ने खुद को समझा क्या है, बड़ा आसान ले गए हैं जी इसराइल को, क्योंकि इसराइल एक बहुत बड़ी रिटेलिएशन का प्लान करेगा आने वाले दिनों में। ये अमेरिका रिपोर्ट कर रहा है। ईरान ने इसके जवाब में कहा है, जो उनके फ़ौज के सरबराह हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जी अगर हमला हुआ तो इसराइल के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है निशाना बनाया जाएगा अगली दफ़ा। सही हो गया। अब ये एक तो सिचुएशन बन जाती है। इस सारी चीज़ में जी ईरान की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आई थी 2 दिन पहले कि हमें इस्माइल हनिया की शहादत के बाद वादा किया गया था कि अगर इस चीज़ को लेट गो कर दोगे तो फिर सीज़ फायर हो जाएगा, जंग बंदी हो सकती है, तो आप कूल डाउन रहें। इस वजह से फिर हमने जो है कोई रिटेलिएशन, किसी तरह की भी जंग नहीं की। लेकिन कोई चीज़ जो है वो सही नहीं होती है। लेबनान में जो है वो वॉर कंटिन्यू रहती है, एक और हज़बुल्लाह के लीडर को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और इस तरीके से मामलात गए। अब ईरान की तरफ से जो है फिर इस रिएक्शन में इसराइल को इस तरह बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं टारगेट किए गए। इसमें जो रिएक्शन आ सकता है, अब 2 तरह के रिएक्शन हैं। या तो किसी और ईरान की जो प्रॉक्सी है उसको टारगेट कर लिया जाए, जैसे हज़बुल्लाह है, हमास है, यमन में जो है प्रॉक्सीज मौजूद हैं। अब एक तो ये साइड है। लेकिन अगर इसराइल ईरान को डायरेक्ट ईरान के मुल्क के ऊपर, जो कि आपका नेबर है, एशिया में है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, वहाँ पे टारगेट करता है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाएगा। पाकिस्तान एक वॉर स्ट्रिकन नेबर हैंडल नहीं कर पा रहा। ये एक इन जनरल पूरी दुनिया का कानून है कि एक ही मुल्क जो जंग की गिरफ्त में आ चुका हो और अगर आपका अनफॉर्चुनेटली वो नेबर है, आपका बॉर्डर उसके साथ लगता है, फिर वहाँ पर आपके बॉर्डर के ऊपर कोई जो है वीज़ा और टिकट भी मौजूद ना हो, तो फिर आप समझें आपकी हालत क्या होगी। आपकी हालत बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान जैसी होगी। तो अफगानिस्तान मौजूद है आपके पास ऑलरेडी। अगर ईरान डायरेक्टली इंगेज हो जाता है इसराइल के साथ वॉर में, तो पाकिस्तान जो है उसको अपनी तमाम डिफेंस पॉलिसीज़ को जो है अपडेट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने जो है इस अटैक के बाद कल से अपनी जो फ़िज़ाई हदूद हैं उनको चेक करना शुरू किया था। वो हाई अलर्ट पर थी। ईरान की जो फ़िज़ाई हदूद है उनका इस्तेमाल रोक दिया गया था। ये मामला चलते हैं, लेकिन अभी सारी चीज़ें जो है वो आपको नज़र आता है कि जैसे तूफ़ान से पहले की खामोशी है वो नज़र आ रही है, क्योंकि इसराइल किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। लेकिन ये चीज़ अब शोर नहीं हो रही है कि इस सारी चीज़ में जो है किसी ईरानी प्रॉक्सी को टारगेट किया जाएगा, हज़बुल्लाह, हमास, लेबनान, यमन या इस तरीके से, या फिर जो है डायरेक्टली ईरान को टारगेट होगा। ईरान टारगेट होता है तो इंडिया इफेक्ट होगा, एशिया का पूरा मुल्क इफेक्ट होगा, अफगानिस्तान इफेक्ट होगा, पाकिस्तान इफेक्ट होगा। अब कौन से जो ममालिक हैं वो ये चाहेंगे कि एक और जो कॉन्टिनेंट में ऑलरेडी वॉर चल रही है उसको उठा के दूसरे मुल्क में ले आया जाए, तो ये चीज़ें जो है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ मामला तो नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए इट्स नॉट अ गुड न्यूज़, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सियासी लिहाज से भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल आप समझें कि ज़ीरो के ऊपर स्टैंड कर रहा है। मौशी हालत आपकी बिल्कुल बिखरी पड़ी है। आपके अदलिया के मामला जो हैं वो कोई सेंस नहीं बनाते हैं। उसकी अभी आप जो है मिसाल ले लें, ये जो 63A का मामला चल रहा है, फ्लोर क्रॉसिंग को जिन लोगों ने किसी भी लिहाज से वैलिड करार देना है, काजी फायज ईसा ने ऑथर जज को निकाल के दूसरे जज को ऐड कर लिया, हालांकि उनका अपना खुद का कॉल है कि जी जब तक ऑथर जज खुद रिज़ाइन नहीं करता, खुद वॉकआउट नहीं करता, तो उसको हम नहीं हटा सकते, वो बेंच का हिस्सा रहेगा। लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उन्होंने जो है एक ऐसे जज को जिसने सिर्फ माजरत की थी समात में आने से, उसने बेंच से इनकार नहीं किया था, जस्टिस मुनीर ने, उनको जो है जज बेंच से हटा दिया है, क्योंकि 25 अक्टूबर तक उनको अपनी एक्सटेंशन चाहिए। वो रिटायर नहीं होना चाहते और अपनी रिटायरमेंट से पहले वो इस जो बल्कि अपनी रिटायरमेंट से पहले अपनी एक्सटेंशन इंश्योर करना चाहते हैं। और इस हुकूमत
को भी बचाना चाहते हैं। आज जो मामलात रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बहुत सख्त थे। बैरिस्टर अली ज़फ़र के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर हैं उनके साथ काजी फ़ायज़ ईसा की जो है 1-on-1 बहस हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने PTI वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 63A की तशरीह से मुतल्लिक केस की समाअत की। समाअत के दौरान आज एक और PTI वर्कर मुस्तफ़ीन खाज़मी रोस्ट्रम पर आए और कहा कि ये 5 रुकनी लार्जर बेंच गैर आईनी है, हमारे 500 वकील बाहर खड़े हैं, देखते हैं आप कैसे हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। इस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से मुस्तफ़ीन काज़मी को बैठने की हिदायत करने के बावजूद ना बैठने पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने पुलिस को हिदायत की कि इन्हें बाहर निकाल दिया जाए। वादजा चीफ जस्टिस ने PTI के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र को मुखातिब करते हुए कहा कि ये क्या हो रहा है, अली ज़फ़र आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। जजेस से बदतमीजी का तरीका आम होता जा रहा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने बैरिस्टर अली ज़फ़र से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके रवैये से जो थोड़ी हमदर्दी थी अब वो भी ख़त्म हो गई है। इस पूरे ही बेंच को बेसिकली ऐसा बनाया गया कि उसमें कोई भी जो हक और सच बात का हमदर्द है वो ना रहे। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं हो रही है, इस वक्त अदलिया की स्टेबिलिटी की बात हो रही है, इस वक्त अदलिया की बका की बात हो रही है। चीफ जस्टिस ने अली ज़फ़र से कहा कि आपने कहा फैसला सुना दें, तो हमने सुना दिया, हम सबका मुश्तरका फैसला है, बेंच का एतराज़ मुस्तरद करते हैं। बेसिकली इस वक्त फैसला ये है कि जी ये बेंच ही गलत है। अब ये डिसीजन देगा, ऑब्वियसली इस बेंच ने यही डिसीजन देना है, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है कि आर्टिकल 63A ये जिस तरीके से इस चीज़ को करना चाह रहे हैं कि वोट कंसीडर हो, बाद में बेशक उस बंदे को जो है जो मर्जी उसके साथ किया जाए, तो ये उस तरह का ये फैसला दे देंगे। इस बेंच ने यही काम करना है। लेकिन बात वहीं आकर रुक जाएगी कि एतराज़ ही जो दूसरी पार्टी है उसको बेंच से है कि ये बेंच ही वैलिड नहीं है, इसके अंदर जजेस ही वैलिड नहीं है, इसके अंदर ऑथर जज ही मौजूद नहीं है। इस पर अली ज़फ़र जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर उन्होंने कहा कि जी बेंच बनाने वाली कमेटी के मेंबर बेंच का हिस्सा हैं, खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबर किसी बेंच का हिस्सा ही ना बन सकें। आप हमें बातें सुनाते हैं तो फिर सुने भी, हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। परवेज़ मुशर्रफ का केस भी हमने सुना है। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि 63A केस में बेंच का हिस्सा था, क्या अब मैं नज़रसानी बेंच में बैठने से इनकार कर सकता हूँ कि ऐसा करना हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा यहाँ तो फैसलों को रजिस्ट्रार से ख़त्म कराया जाता रहा है, मैंने बेंच में उन्हीं जजेस को शामिल करने की कोशिश की, मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता। बादशाह अदालत ने केस की समाअत को कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया है। बहुत जो है ये इम्पॉर्टेंट केस है और इसका फ़ैसला वही आएगा जो हुकूमत को फ़ायदा देगा। नवाज़ शरीफ साहब का जो लंदन का विज़िट है वो भी इन लोगों ने अब डिले कर दिया है क्योंकि एक वोट ज़रूरी है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म भी जो है अपने दौरों को जो है मुख्तसर रखते हैं या कोशिश कर रहे हैं मुल्क से जाएँ ना, क्योंकि किसी भी वक्त जो है इसकी आईनी तरमीम की जो लोगों ने वो एक अपनी साइड की एक छोटी सी पार्टी लगानी है और उसमें इन लोगों ने अंदर खाते तमाम मामलात कर देने हैं, उसमें किसी को कोई पता नहीं लगेगा कि जी आईनी मामलात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और नाम इसको देंगे कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही है। तो इसलिए नवाज शरीफ भी पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद रहना प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उनका भी वोट मैटर करता है। खैर नवाज शरीफ की तरफ से पहली दफ़ा इमरान खान से मुतल्लिक इस तरीके से डायरेक्ट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने बहुत सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कर्जा स्कीम से वो खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि PTI जो है ये पंजाब के ऊपर यलगार करने के बारे में बातें करती है, अटैक करने की बातें करती है, एहतजाज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो फिर जो है ये बताएं कि क्या इन्होंने कभी ये सोचा है कि अमन की बात करें? क्या ये दो सूबों को आपस में लड़वाना चाहते हैं? जेल के अंदर से कॉल आती है कि जी यहाँ एहतजाज कर दो, वहाँ एहतजाज कर दो। क्या कभी किसी फलाही काम के लिए भी जेल से कॉल आई है? साथ साथ उनका ये कहना था कि इमरान खान जो है मेरे बारे में बातें किया करते थे कि जी वज़ीर आज़म हाउस से जो है गले में रस्सी डाल के इसको बाहर निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसको कि बंदा खुद जेल के अंदर बैठा है। बड़े जो आपके अल्फाज हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे जी इमरान खान को, नवाज शरीफ कह रहे हैं। और साथ साथ उनका ये कहना था कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये अंग्रेज़ी की कहावत है। तो इस वक्त इमरान खान के साथ वही सारा कुछ हो रहा है। ये हर एक को धमकियाँ लगाता है जेल के अंदर बैठ के। तो ये एक सारी सिचुएशन रहती है। नवाज शरीफ साहब जो कि लंदन नहीं जा रहे क्योंकि वोट ज़रूरी है जी, वोट का पाकिस्तान में रहना ज़रूरी है। खैर इसके अलावा इमरान खान ने ट्विटर के ऊपर जो है बहुत अपनी तरफ से एक ज़रूरी पैगाम जो है वो पोस्ट किया है। लिखा हुआ पैगाम है, वीडियो पैगाम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली एक तस्वीर जो है इमरान खान की एक सुप्रीम कोर्ट की समाअत से लीक हो गई थी, तो तहलका मच गया था। इस हुकूमत की जो है वो जान पे बन गई थी और इन लोगों ने जो है सिक्योरिटी 10 टाइम्स बढ़ा दी थी
समात की। लेकिन बहरहाल जी इस ट्वीट के अंदर इमरान खान ने अवाम से भी जो है वो मुखातिब हुए और अपने बारे में भी उन्होंने बात की है। उनका कहना था कि सैयद हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया अपने वतन के दिफा में शहीद हुए हैं, उनका मुकाम बहुत बुलंद है। मैं हमेशा टीपू सुल्तान की तरह लड़ते लड़ते शहीद होने को बहादुर शाह जफर वाली मौत पर तरजीह दूंगा। मैंने हमेशा अल्लाह से टीपू सुल्तान जैसी मौत की दुआ की है। अल्लाह ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है। एक मशहूर कॉल है, जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो तुम चूंटियों की तरह रिंगते क्यों हो। इस वक्त जो है पाकिस्तान में गैंग ऑफ 3 और PDM चारों ने मिलकर हर इदारे को गुलाम बनाया है। पाकिस्तान में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद इदारा है जिसको जो बच गया है, जिसको गुलाम बनाने के लिए गैर आइनी तरमीम लाने की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान से कानून की हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, इसका कोई एहतसाब नहीं। गैंग ऑफ 3 ने अपनी एक्सटेंशन के लिए हर कानून को तोड़कर मुल्क में लाकानूनियत का बाजार गर्म कर रखा है, जिसका सबसे बड़ा असर मुल्क की मीशत पर पड़ रहा है, जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। ये वो बात है, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं क्योंकि फलाही बात नहीं होती, तो इमरान खान हमेशा यही बात करते हैं जी कानून अप्लाई करें, मुल्क में कानून लाएं, अदलिया को छोड़ दें, इंसाफ कायम होने दें ताकि मीशत बेहतर हो सके, इन्वेस्टमेंट आए मुल्क के अंदर। सही है, लेकिन यह हुकूमत जो है खुद अपनी इन्वेस्टमेंट मुल्क से बाहर रखती है। तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी फलाही बात नहीं करता, फलाही बात ही है। मीशत की बात करना फलाही बात है। ऐसे काम किए जाएं कि मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है बाहर से लोग, पाकिस्तान के अपने लोग करना मुनासिब समझे, बल्कि ये सारी हुकूमत मिल के मुल्क से बाहर जो है इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि इनको पता है मुल्क में जो है वो पैसा सेफ नहीं है। तो ये फलाही बातें ही हो रही हैं इमरान खान की तरफ से, वो बात इनको समझ नहीं आती। बहरहाल जो आइन से रिलेट करती है, जो कानून अप्लाई करने की बात हो, जो इम्प्लीमेंट करें मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, वो वाली बात जो है ना, फलाही बात नहीं लगती इन लोगों को। बहरहाल जी फर्दर इमरान खान का कहना था कि इस वक्त के तमाम हुक्मरानों का सारा पैसा बैरून मुल्क है, कोई बात, इसलिए वो अपने ज़ाती मफाद और ताकत के लिए मुल्क के हर इदारे को बेदर्दी से तबाह कर रहे हैं। इमरान खान जो है ये बात करते आए हैं कि ये जो सारे लोग हैं, जो PDM और ये तमाम लोग इस मुल्क के अंदर सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए आते हैं, घर और जायदादें और बच्चे इनके मुल्क से बाहर हैं। और मेरा ख्याल है बेहतरीन अल्फाज हैं ये डिस्क्राइब करने के लिए इन लोगों को, क्योंकि ये सच है, ये मुल्क में सच में सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए आते हैं। नवाज शरीफ की बहुत सी, आप मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उनके प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हैं कि जी ये अच्छा काम है, वो अच्छा काम है, लेकिन जब मुल्क में मुश्किल आई है, जब आप मुशर्रफ का दौर ले लें, इनको उठा के बाहर मुल्क से फेंका गया था, ये बाहर जाकर चुप करके बैठ गए थे। अवाम को रहमो करम पे छोड़ जाते हैं जर्नलों के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, फिर बाद में वापस आते हैं हीरो बन के। सही है, जब इनकी फिर से डील हो जाती है। तो इस तरीके से इनके मामलात हैं और बिल्कुल सच है। इमरान खान फर्दर कहते हैं कि जी मेरे पाकिस्तानियों, मेरी सारी जद्दोजहद आपको आज़ाद करवाने के लिए है, इसलिए आप खौफ के सारे बुत तोड़ कर निकलो। ये वक्त डू और डाई का है, मैं अपनी ज़ात की कुर्बानी आप लोगों की आज़ादी के लिए दे रहा हूँ। आप भी अपनी ज़ात की नफ़ी करते हुए पूरे मुल्क के रोशन मुस्तकबिल का सोचें और मेरी हर कॉल पर एहतजाज के लिए बाहर निकलें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बेसिकली इस वक्त सबसे ज़रूरी जो कॉल इस वक्त दी जा रही है वो है 4 अक्टूबर की, जो कि इस्लामाबाद डी चौक की है। अली अमीन गंडापुर की रिपोर्टेडली इमरान खान से मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने रावलपिंडी जलसे से मुतल्लिक भी गुफ्तगू की है, और उसमें जो आगे का लाए अमल है इस्लामाबाद को लेकर उसको भी डिस्कस किया गया है। और मैंने पहले भी बता दिया था कि ये जो इस्लामाबाद डी चौक की बात है, ये जो वहाँ पर एहतजाज होने जा रहा है, ये सिर्फ इमरान खान के गट्स हैं, ये सिर्फ इमरान खान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये एक अच्छी कॉल है, ज़बरदस्त कॉल है। आज भी मियाँ वाली में और इन तमाम जगहों के ऊपर जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग मनाजिर देखने में आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज जारी रखा हुआ है। इस्लामाबाद में भी कंटेनर्स को फिर से रीअरेंज करने की तैयारी इन्होंने शुरू कर दी है 4 अक्टूबर के लिए। हुकूमत सबसे ज़्यादा तैयारी करती है किसी भी एहतजाज की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा। तो लेकिन यहाँ आकर बात रुक जाती है कि इस्लामाबाद डी चौक एहतजाज ये बहुत बड़ी कॉल है, ये कोई आम एहतजाज नहीं है, और ये आवाम के लिए भी आसान नहीं होने वाला, ये हुकूमत के लिए भी आसान नहीं है, और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर किसी के लिए है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये क़यादत है। और इसको इस तरीके से इमरान खान एक टेस्ट, एक इम्तिहान के तौर पर भी ले रहे हैं कि सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर मज़े करने के लिए तो नहीं आपको लाया। सही है, इस वक्त ये सारी जो पार्टी ऐसे लोगों को दे दी गई है लीड करने के लिए, जिन्होंने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम कभी पार्लियामेंट के अंदर जो है गार्ड के तौर पे ही पहुंचेंगे। हम वहाँ पे जो है वो चेयरमैन बन के, और यहाँ पे जो है हम बिल्कुल फ्रंट मैन के तौर पर बैठ गए यहाँ के। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, बट रियलिटी यही है। सही है, अभी तक हमने यही देखा है कि इन लोगों के हंसने के और इन लोगों के चिल करने के और सुकून करने के मनाजिर आते रहते हैं, लेकिन इमरान खान को जेल से निकालने के लिए इन लोगों के प्रैक्टिकल जो है लिहाज से कोई आपको एफर्ट नज़र नहीं आती है। तो इस चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखें, डी चौक का इस्लामाबाद का जो एहतजाज है वो एक बहुत बड़ी कॉल है,
اس سے جو ہے عمران خان کی جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر کچھ ریزرویشنز موجود ہیں، آئی ایم شور ہوں گی. لاہور کے آپ جلسے کو لیں، آپ اس کے بعد اسلام آباد والے کو وینیو کو لیں، اور اس کے بعد پھر آپ راولپنڈی میں جس طریقے سے احتجاج کو کال اس کی جو ہے وہ روک دیا گیا تھا چیئرمین گوہر علی خان کی طرف سے، تو تمام چیزیں جو ہیں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے بندے کے لیے کنسرن ضرور جو ہے وہ بنیں گی. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.